नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 9th के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये जो क्वेश्चंस होने वाले हैं ये एग्जाम्पलर के होंगे और कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। न्यूमेरिकल बेस्ड भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को भी यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ इन एन एक्सेलरेटेड मोशन। तो देखिए मोशन कैसा है, एक्सेलरेटेड मोशन है और बॉडी कैसे मूव कर रही है, स्ट्रेट पाथ में ऐसे करके मूव कर रही है। पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट पूछा। ये चीज याद रखिएगा क्योंकि अक्सर क्या होता है बच्चे करेक्ट स्टेटमेंट को टिक करके चले आते हैं। तो पहले स्टेटमेंट में कहा गया इट्स स्पीड कीप ऑन चेंजिंग। तो पूछा गया कौन सा करेक्ट नहीं है। तो देखिए जब भी एक्सेलरेटेड मोशन होगा तो क्या होगा, स्पीड ऑब्वियस सी बात है चेंज होगी, ठीक है, तभी वो एक्सेलरेशन में है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन इसका अगर देखा जाए तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये ऑप्शन सही है। इट्स वेलोसिटी ऑलवेज चेंजेस, यहाँ पर वेलोसिटी भी चेंज होगी। इट गोज अवे फ्रॉम दी अर्थ, ठीक है, बोला गया है इट गोज अवे फ्रॉम दी अर्थ। तो क्या बॉडी जो है वो अर्थ से अवे जा रही होगी, दूर जा रही होगी, तब ऐसा होगा। और फोर्थ दिया गया फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग ऑन इट। तो इसका मतलब क्या है कि जो फोर्स है वो हमेशा बॉडी पे एक्ट कर रहा होगा। तो देखिए जब भी बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन में होती है तो एफ का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब अगर एक्सेलरेशन है तो फोर्स होगा क्योंकि मास तो होगा ही होगा बॉडी में। तो कौन सा ऑप्शन गलत हुआ, सी ऑप्शन इसमें गलत हुआ। इट ऑलवेज गोज अवे फ्रॉम द अर्थ। तो ये ऑप्शन जो है इसमें मैच नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। सेकंड में कहा गया अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्शन एंड रिएक्शन। तो आपको पता होगा थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो याद रखिएगा इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इक्वल तो रिएक्शन होता है लेकिन अपोजिट भी होता है। तो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है हर एक्शन का। अब यहाँ पर एक चीज देखते हैं ऑप्शन के हिसाब से क्या है, ऑलवेज एक्ट ऑन दी सेम बॉडी। क्या सेम बॉडी पे एक्ट करता है? तो नहीं, दो अलग अलग बॉडीज पे एक्ट करता है। ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज इन अपोजिट डायरेक्शन, यही ऑप्शन बिल्कुल सही है कि ये डिफरेंट बॉडीज पे भी एक्ट करता है और अपोजिट डायरेक्शन में भी एक्ट करता है। सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो डायरेक्शन अलग अलग होती है और मैग्नीट्यूड सेम रहता है, बात सही है। एक्ट ऑन आइदर बॉडी, ये गलत है, इसका कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा गया अ गोलकीपर इन अ गेम ऑफ फुटबॉल। तो देखिए फुटबॉल का गेम है, पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड। तो क्या करता है, अपना हैंड पीछे ले आता है बॉल पकड़ने के लिए, बॉल को रोकने के लिए। ठीक है, अब पूछा गया है ऐसा क्यों कर रहा है, दिस इनेबल्स द गोलकीपर टू। अब देखिए ऐसा क्यों कर रहा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर इसमें देखा जाए तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वो क्या देता है, फोर्स देता है। ठीक है, ये कौन सा लॉ है, तो ये सेकंड लॉ है न्यूटन का। न्यूटन का सेकंड लॉ यही कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। अब देखिए यहाँ पर क्या किया, उस पर्सन ने अपने हाथ को पीछे किया। ठीक है, ये बॉल में भी देखा होगा, जब प्लेयर कोई कैच करता है बॉल को क्रिकेट में तो भी वो अपना हाथ क्या करता है, पीछे की ओर करता है। क्यों? क्योंकि वो टाइम बढ़ा रहा है। ठीक है, जो टाइम ऑफ एक्शन है उसको इंक्रीज कर रहा है। अब यहाँ से देखिए जो टाइम है, जब टाइम बढ़ेगा तो क्या होगा, फोर्स और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो टाइम बढ़ेगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब जो उसके हैंड पे फोर्स लगने वाला है वो वैल्यू क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो पहला ऑप्शन दिया गया एक्सर्ट लार्जर फोर्स ऑन दी बॉल, ये गलत है। सेकंड में कहा गया रिड्यूस द फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉल्स ऑन दी हैंड, यही ऑप्शन बिल्कुल सही है कि जो फोर्स लग रहा था बॉल के द्वारा हैंड्स पे वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में कहा गया द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू कॉज द ऑब्जेक्ट। अब देखिए इनर्शिया क्या करता है, ये आपसे पूछा गया। अब इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, मान लीजिए पूछ लेते कि इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, तो इनर्शिया केवल और केवल मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा इनर्शिया भी होता है। ठीक है, अब पूछा गया है कि इनर्शिया करता क्या है, तो इंक्रीज इट्स स्पीड, दूसरा दिया है डिक्रीज इट्स स्पीड, तीसरा दिया है टू रेजिस्ट एनी चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। यही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है कि इनर्शिया करता क्या है, कि बॉडी का जो स्टेट ऑफ मोशन है उसको चेंज करने को रेजिस्ट करता है। ठीक है, मतलब बॉडी अगर रेस्ट पे है तो उसको रेस्ट पे नहीं रहने देता और अगर मोशन में है तो वो मोशन में नहीं रहेगी। या ऐसे कह सकते हैं जैसे मान लीजिए बहुत भारी बॉडी है, ठीक है, बहुत भारी बॉडी, अब आपको पता है इसको हिलाना आसान नहीं है, तो इसका मतलब इसमें इनर्शिया ज्यादा है। मतलब वो अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहे और अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहे। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है बॉडी की, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। ठीक है, और ये आपको ऑब्वियस सी बात पता चल रही होगी कि जितना मास ज्यादा होगा इनर्शिया भी उतना ही ज्यादा होगा, उतना ही वो रेजिस्टेंस कर पाएगा कोई भी अपने स्टेट को चेंज करने के लिए। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 5th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अ पैसेंजर इन अ मूविंग ट्रेन टॉसेस अ कॉइन। तो देखिए एक ट्रेन थी जो मूव कर रही थी और एक पैसेंजर क्या कर रहा है यहाँ पर कॉइन को टॉस कर रहा है, उछाल रहा है। विच फॉल्स बिहाइंड हिम। अब वो जो कॉइन जब उछाला गया यहाँ तक मान लीजिए गिरा और वो जब नीचे आ रहा है तो वो पीछे की ओर गिर रहा है, मतलब यहाँ कहीं आके गिरा। ठीक है, इट मीन्स दैट द मोशन ऑफ ट्रेन इज। अब आपको बताना है जो ट्रेन का मोशन है वो कैसा होगा। तो देखिए अगर मोशन यूनिफॉर्म होता तो उसी जगह पे गिरता, सेम प्लेस पे गिरता। अगर मान लीजिए कहा जाता कि सेम प्लेस पे गिर रही है टॉस, मतलब जो कॉइन था वो सेम प्लेस पे गिर रहा होता, तो जो कॉइन होता वो सेम उसी जगह पे गिरता। तब कब गिरता, जब वो ट्रेन थी यूनिफॉर्म मोशन में। लेकिन कहा गया ट्रेन कैसे मोशन में, एक्सेलरेटेड में, मतलब वेलोसिटी लगातार इंक्रीज हो रही है। तो जो सिक्का होता है वो पीछे की ओर गिरता है। ठीक है, तो सिक्का पीछे कब गिरता है, जब बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन में होती है। और जब बॉडी रिटार्डेशन मोशन में होती तो वो आगे की ओर गिर जाता। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, तीनों केस हमने आपको बता दिए, तीनों केस आपको आने चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg स्लाइडिंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। तो देखिए स्पीड कितनी दी है, 4 मीटर पर सेकंड, और क्या दे दिया गया, कांस्टेंट है। आपको ये पता होना चाहिए कांस्टेंट वेलोसिटी जब होती है, वेलोसिटी जब कांस्टेंट होती है तो एक बात ये याद रखिएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होने पर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाती है। ठीक है, मास आपको कितना दिया है, मास दिया है 2 kg, एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0 हो गया। बताना क्या है, फोर्स बताना है। फोर्स का फॉर्मूला याद रखिएगा, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हैं ये सब। अब मास देखिए कितना था, 2 था, एक्सेलरेशन कितना था, 0 था, आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, बच्चे इसमें 2 लगा के आ जाएंगे या 2 4 जा 8 लगा के चले आएंगे, वो मत लगाएगा, क्योंकि वेलोसिटी दी गई है, एक्सेलरेशन नहीं दिया है। तो यहाँ पर ये नहीं होगा, इसमें बी ऑप्शन सही होगा। गलती से वो लग गया, इसको सही कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन इसमें सही होगा, क्योंकि 2 इंटू 0 क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, गलती से कभी कभी होता क्या है कि गलती से आंसर लगा देता है बच्चा, तो वो भी मत करिएगा, बहुत ध्यान से करिएगा। रॉकेट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। अब देखिए रॉकेट जो है, लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट की अगर बात करी जाए तो ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो ये वर्क करता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। ठीक है, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता क्या है, तो ये कहता है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है, ठीक है, ऐसे ही बता देते हैं आपको, एक्सटर्नल फोर्स अगर बॉडी पे लग रहा है 0, तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम बॉडी का क्या रहता है, सेम रहता है, या मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो ये कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया, अ वाटर टैंकर फिल्ड अप टू 2/3 ऑफ इट्स लेंथ। अब देखिए मतलब जो हाइट है, जैसे मान लीजिए वाटर टैंकर है इस तरीके से कोई, ठीक है, और ये कुछ इतना भरा हुआ है, 2/3 हाइट तक भरा है, मान लेते हैं यहाँ तक वो भरा हुआ है, और जो हाइट दी है दिस इज 2/3 ऑफ टोटल हाइट, मतलब टोटल हाइट अगर h है। ठीक है, तो टोटल हाइट का 2/3 वो भरा हुआ है। अब आपको बताना क्या है, मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, और यूनिफॉर्म स्पीड से वो मूव कर रहा था। जैसे मान लीजिए आगे की डायरेक्शन में ये चल रहा है और यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। अब जैसे ही सडन ब्रेक लगा तो क्या हुआ, अभी तो ये सारी चीजें मूवमेंट में थी आगे की ओर, अब जैसे ही सडन ब्रेक लगेगा तो होगा क्या, ये तो रुक जाएगा, इसका जो पोर्शन है, मतलब पूरी जो, अगर टैंकर की बात करें, टैंकर तो रुक जाएगा, लेकिन पानी भी अभी भी मोशन में रहेगा, तो इनर्शिया ऑफ यहाँ पर कौन सा लग जाएगा, मोशन लग जाएगा। तो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से जो पानी है थोड़ा सा आगे की ओर मोशन करेगा। ठीक है, मतलब रुकने के बाद भी ये थोड़ा सा आगे बहेगा। ठीक है, आगे की ओर थोड़ी सी हाइट इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर मूव फॉरवर्ड विल बी द करेक्ट आंसर, अपनी जगह रुकेगा नहीं, आगे की ओर थोड़ा सा मूव करेगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें सही होगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसके बाद 2 और एमसीक्यू देखेंगे। इसमें देखिए कहा गया देयर आर 3 सॉलिड्स मेड अप ऑफ एल्युमिनियम, स्टील और वुड। तो एल्युमिनियम दिया गया है, स्टील दिया गया, वुड दिया गया है, सेम शेप है, सेम वॉल्यूम है। आपको बताना है किसका इनर्शिया ज्यादा होगा। अब देखिए वॉल्यूम तीनों का सेम है, वॉल्यूम क्या है, तीनों का सेम है, और पूछा गया इनर्शिया ज्यादा किसका होगा। अब इनर्शिया वॉल्यूम पे तो डिपेंड करता नहीं, किस पे डिपेंड करता है, मास पे। अब देखिए वॉल्यूम सेम है, लेकिन डेंसिटी की बात अगर करी जाए तो डेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, एल्युमिनियम, स्टील और वुड में सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होने वाली, तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी, जल्दी बताइए। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी होगी स्टील की। ठीक है, स्टील क्योंकि सबसे डेंस मेटल है, ऐसे समझ लीजिए कि स्टील की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, और डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, मास तीनों का ही बराबर है, तो वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम तीनों का बराबर है, तो मास सबसे ज्यादा किसका होगा, स्टील का होगा। और क्योंकि मास सबसे ज्यादा स्टील का है तो इसीलिए हम क्या कहेंगे कि इनर्शिया भी सबसे ज्यादा किसकी होगी, स्टील की होगी। नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 2 balls ऑफ सेम साइज बट ऑफ डिफरेंट मटेरियल, रबर एंड आयरन, आर केप्ट ऑन अ स्मूथ फ्लोर ऑफ अ मूविंग ट्रेन। तो जो मूविंग ट्रेन है उसके स्मूथ फ्लोर पे उन तीनों को रख दिया गया है, और फिर क्या कहा गया, ब्रेक जो है वो सडनली अप्लाई कर दिए गए, ट्रेन रुक गई।
विल द बॉल स्टार्ट्स रोलिंग, तो आपको बताना है कि बॉल जो है वो रोल करने लग जाएंगी। इफ शो इन विच डायरेक्शन, तो अगर ऐसा होगा तो किस डायरेक्शन में। विल दे मूव विद द सेम स्पीड, गिव द रीजन फॉर योर आंसर, तो क्या ये सेम स्पीड से चलेंगी, इसका आपको रीजन और आंसर देना है। तो देखिए पहली चीज तो ये है, आप तो ये तो समझ गए होंगे, जैसे मान लिया यहाँ पे कोई बॉल रखी हुई है और ये अगर मान लीजिए ट्रेन चल रही थी ऐसे करके, तो क्या होगा, जैसे ही ट्रेन ने ब्रेक मारा तो बॉल तो आगे जाएगी। अब दो अलग अलग बॉल्स हैं, एक रबर की बनी हुई है, एक स्टील की बनी हुई है, तो स्टील वाली बॉल आपको पता है स्टील वाली बॉल ज्यादा भारी होगी, मास ज़्यादा होगा तो इनर्शिया ज़्यादा होगा। अभी हमने आपको बताया था इनर्शिया जिसका ज़्यादा होता है वो अपने मोशन को अपोज कर सकती है, मतलब वो थोड़ा धीमे जाएगी, और जिसका मास कम है वो तेजी से चली आएगी। तो वही पूछा गया था कि क्या दोनों की स्पीड सेम होगी, तो आंसर है नहीं, दोनों की स्पीड सेम नहीं होगी। तो क्योंकि इनर्शिया है, इनर्शिया जिसका ज़्यादा होगा उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो रबर की बॉल होगी वो तेज रोल करेगी और जो स्टील की बॉल होगी वो धीमे रोल करेगी, क्योंकि स्टील का क्या है, इनर्शिया ज़्यादा है। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला एमसीक्यू देखते हैं, उसमें देखिए क्या कहा गया है। देखिए यहाँ पर आपको क्या कहा गया है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे दिया गया है, ये वेलोसिटी है और इधर क्या है, टाइम है। कहा क्या गया है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ द फ्लोर ऑन द बॉल। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स याद रखिएगा ये हमेशा निगेटिव में होता है, तो जहां पर भी फोर्स पॉजिटिव में दिया है वो तो आंसर गलत होएगा, मतलब ये जो आंसर है, ये जो आंसर है दोनों गलत है। तो इन दोनों में से एक सही होगा, आप देखते हैं कैसे निकलेगा। ये इनिशियल पॉइंट है, ए मान लेते हैं, इसको पॉइंट को बी मान लेते हैं, बी पॉइंट है। अब ए पॉइंट पे जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो कितनी है, 80 है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, 80 मीटर पर सेकेंड हो गई। फाइनल वेलोसिटी देखेंगे इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो गई, तो देखिए इस पॉइंट पे वेलोसिटी हो गई 0, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। कितना टाइम लग रहा है, तो 0 से 8 सेकंड, मतलब टाइम कितना लगा, 8 सेकंड लगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले एक्सेलरेशन लगा निकालिए, v माइनस यू अपॉन टी हो जाएगा। v कितना है, 0 है, माइनस 80 अपॉन टी कितना था, 8 था, तो ये आ गया -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब रिटार्डेशन हो रहा है। ठीक है, अब कहा क्या गया है, फ्रिक्शनल फोर्स भी बताना है, फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या लगा देंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन लगा देंगे। अब यहाँ पर जो मास दिया गया है वो ग्राम में दिया है, तो इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, 50 अपॉन 1000 कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना है, -10 है। ये जीरो कट गया, ये और ये कट गया, तो इससे काटेंगे, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो कितना आ जाएगा, -0.5, माइनस में आएगा, याद रखिएगा। और यहाँ पर फोर्स है तो फोर्स यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन हो जाएगी। तो जहाँ पर दोनों नेगेटिव में है वो आंसर सही है, तो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा एक्सेलरेशन आ रहा है और फोर्स कितना आ रहा है, -0.5 न्यूटन आ रहा है। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं, अगला सवाल देखते हैं अगले सवाल में क्या कहा गया है। ठीक है, ये हमारा आज का आखिरी सवाल है। ठीक है, इसमें कहा गया ट्रक ऑफ मास m, तो देखिए एक ट्रक है जिसका मास क्या है, m है, और उस पे फोर्स लग रहा है F का। ठीक है, इफ द ट्रक इज लोडेड विद एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू मास ऑफ द ट्रक देन द ड्राइविंग फोर्स इज हाफ्ड। तो देखिए क्या कहा गया कि जो ये केस 1 है, मान लेते हैं क्या है, केस 1 है। अब आपसे पूछा कि एक्सेलरेशन में क्या चेंज होगा, तो पहले का एक्सेलरेशन क्या होगा, पहले समझ लीजिए। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला समझ सकते हैं, फोर्स अपॉन मास होता है, ये पहले का एक्सेलरेशन है। सेकंड केस पे आते हैं, सेकंड केस में देखिए क्या हुआ। ठीक है, सेकंड केस में कहा गया जो ट्रक था उसके ऊपर लोडिंग कर दी गई, और कितनी लोडिंग कर दी गई, जितना ट्रक का मास था उतनी लोडिंग कर दी गई, तो टोटल मास क्या हो गया, पहले m था, अब मास m और लोड कर दिया गया, तो मास कितना हो गया, 2m हो गया। ठीक है, और क्या कहा गया है, ड्राइविंग फोर्स इज हाफ, तो फोर्स क्या हो गया, पहले फोर्स था F, अब फोर्स को आधा कर दिया है, मतलब F/2 कर दिया गया है। अब आपको बताना है एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा लीजिए, एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स अपॉन मास। तो नया फोर्स देखिए कितना है, ये m डैश इसको कर दीजिए। ठीक है, तो ये m डैश है। ठीक है, अब फोर्स देखिए कितना है, फोर्स है F/2, तो यहाँ पे लिख दीजिए F/2। ठीक है, डिवाइड बाय m डैश कितना आ गया, तो 2m आ गया। ठीक है, अब ये ना कर दीजिएगा कि ये 2 और ये 2 कट कर दीजिए, क्योंकि डिवाइड जब मल्टीप्लाई में करते हैं तो ये नीचे चला आता है, तो क्या आ जाएगा, F/2 इंटू 2m। आंसर क्या आ जाएगा, F/4m। ठीक है, अब देखिए इनिशियल क्या था, F/m था, अब क्या आ गया, F/4m आ गया। ठीक है, तो a डैश की बात करी जाए तो a डैश कितना है, ठीक है, a डैश बराबर कितना दिखाई पड़ रहा है, 1/4 टाइम्स a दिखाई पड़ रहा है। तो इनिशियल के रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो 1/4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 1/4 विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो कितना चेंज हुआ, तो 1/4 हो जाएगा, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस थे हम लोग ने जो डिस्कस किए, इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो प्लेलिस्ट में लगाए गए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरीके के एमसीक्यूज, इसी तरीके के क्वेश्चंस, इसी तरीके के एक्सप्लेनेशन के लिए। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।